हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग और इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम बाकी के स्टार्टिंग 6 पॉइंट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि लेप्रोसी है क्या, उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात की थी। देन हमने देखा था कि क्या क्या आपका टाइप ऑफ लेप्रोसी होता है अकॉर्डिंग टू रिडली-जॉपलिन क्लासिफिकेशन, WHO क्लासिफिकेशन, टाइप्स हम समझ चुके थे। उसके बाद हमने प्रोग्नोसिस देखा था कि हम टाइप्स ऑफ लेप्रोसी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान को कौन सी टाइप ऑफ लेप्रोसी है। फिर हमने डायग्नोसिस देखी थी कि अगर किसी इंसान को लेप्रोसी है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इस इंसान को लेप्रोसी है भी या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन और कॉम्प्लिकेशन देखे थे कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर किसी इंसान को लेप्रोसी है तो उसकी बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन हमने बात की थी रिस्क फैक्टर की कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको ज़्यादा प्रॉन बना देती है टू गेट इन्फेक्टेड विद लेप्रोसी, जिससे आप लेप्रोसी से इन्फेक्ट हो सकते हो। और लास्ट आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो इस पार्ट में हम कवर करेंगे, वो है ट्रीटमेंट, यानी कि जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या मैकेनिज्म है, और बेसिकली जो हमारा पूरा MDT है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी, जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, वो क्या है, क्या ड्यूरेशन उसकी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी आपको जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था तो जो यहाँ पे ट्रीटमेंट चलेगा वो मैं WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देखो हमने क्या देखा था कि हमारा, अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारा 2 टाइप की लेप्रोसी हमें देखने को मिली थी। पहली क्या थी आपकी, कौन सी थी, पॉसिबेसिलरी, और इवन हम इसे 3 टाइप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं जो मैंने करके दिखाया था आपको। सबसे पहली क्या है, पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी। ठीक है, सबका ट्रीटमेंट समझेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ लेप्रोसी हमारी क्या थी, पॉसिबेसिलरी का ही दूसरा वर्जन है ये, वो क्या है हमारी सिंगल पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी। ठीक, और लास्ट आपकी है मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ लेप्रोसी थी अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन। और इसी को मैं अगर रिडली-जॉपलिन क्लासिफिकेशन को मैं मैच कर दूं तो पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी को हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, वो है हमारी ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी। पूरा समझे थे ना हम क्या होती है ट्यूबरकुलॉइड। और मल्टीबेसिलरी को ही हम ऑल्टरनेटिवली क्या बोल सकते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो चलिए, दोनों क्लासिफिकेशन मैच हो गए हैं, दोनों के हिसाब से हमने लिख लिया कि भाई किस किस टाइप की लेप्रोसी हो सकती है। नाउ ट्रीटमेंट पार्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा लेप्रोसी के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, MDT, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। ठीक है, MDT मल्टीपल ड्रग थेरेपी, क्योंकि लाइक ट्यूबरकुलोसिस आप लेप्रोसी को भी किसी एक सिंगल ड्रग से ट्रीट नहीं कर सकते हो, आपको ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले किसकी बात करते हैं हम, पॉसिबेसिलरी की ही बात करते हैं। चलिए पॉसिबेसिलरी और इसको बाद में कवर करते हैं, पहले सिंगल पॉसिबेसिलरी को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी क्या होती है, जिसमें आपको नंबर ऑफ लीजन क्या होता है, 1, यानी कि पूरी बॉडी में आपको केवल 1 लीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप कैसे उसे ट्रीट करोगे। आप अगर 1 लीजन आपको दिखा, आप जाते हो हॉस्पिटल, तो क्या होता है, आपको जो ड्रग दी जाती है उसे हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। कौन सी होती है आपकी, सिंगल पॉसिबेसिलरी के केस में आपको दी जाएगी ड्रग रिफैम्पिन। पहली ड्रग कौन सी है, रिफैम्पिन। इसके साथ आपको मीनोसाइक्लिन दी जाएगी, मीनोसाइक्लिन, और दूसरी ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन। ये 3 ड्रग हैं जो कॉम्बिनेशन में आपको दी जाएंगी। केवल इन तीनों ड्रग की आपको सिंगल डोज दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इलाज बहुत लंबा चलने वाला है, एक सिंगल डोज आपको इन तीनों की दी जाएगी, और यही इलाज है सिंगल पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी का। नाउ ये जो ड्रग है, आई होप आप सब इससे फैमिलियर होंगे सारी ड्रग से। रिफैम्पिन क्या करती है आपकी, ये बेसिकली हमारा क्या करती है, पॉलीमरेज जो DNA में, आपको पता है DNA का काम क्या होता है, हमारा DNA हो चाहे माइकोबैक्टीरिया का DNA हो, DNA का काम क्या होता है, DNA से आपका mRNA बनता है, और mRNA से आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, और किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम माइकोबैक्टीरिया के अंदर भी जो DNA है, ठीक है, अगर
माइकोबैक्टीरिया को सरवाइव करना है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फंक्शनल होना चाहिए, यानी कि उसके डीएनए से एमआरएनए बनना चाहिए। और आप जानते हो डीएनए से एमआरएनए बनने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम क्या है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये हमारा एंजाइम है जो क्या करता है आपका पॉलीमराइजेशन करता है, यानी कि जो डीएनए से एमआरएनए को बनाता है। तो होता क्या है, रिफैम्पिन क्या करती है, ये ऐसी ड्रग है जो इस एंजाइम को क्या कर देती है आपका ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो अब आप ये बताइए, अगर आप रिफैम्पिन दे दोगे किसी इंसान को तो उसके अंदर जो माइकोबैक्टीरिया एंटर किया हुआ है तो क्या उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, क्या उसका डीएनए प्रोटीन बना पाएगा और नए जो आपका नए माइकोबैक्टीरिया हैं वो फॉर्म हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं बन रही है। प्रोटीन नहीं बनेगी तो खुद ब खुद वो माइकोबैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा और वो नए माइकोबैक्टीरिया तो बना ही नहीं सकता। तो ये तरीका है रिफैम्पिन का, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो मीनोसाइक्लिन। मीनोसाइक्लिन सबको याद है, टेट्रासाइक्लिन आपकी एंटीबायोटिक है, उसी कैटेगरी की ड्रग है। ये क्या करती है, ये डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है। ये मैं डिटेल में भी आपको कराऊंगी जब मैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से स्टार्ट करूंगी, तो उसमें आपको बताऊंगी मैं कैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो सिंपल अभी आपको ध्यान में रखना है कि ये मीनोसाइक्लिन क्या करती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो ये क्या करेगी, आपको पता है राइबोसोम में आपकी 30S और 50S सब यूनिट होती है, एमआरएनए जो है 30S सब यूनिट पे बैठता है ना। ये क्या करती है, 30S सब यूनिट को ही आपका क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका राइबोसोम के साथ इंटरफेयर कर रही है, तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, सिंपली अभी ध्यान रखो कि ये प्रोटीन को नहीं बनने देती है, ठीक है, बाय इंटरफेयरिंग विद राइबोसोम्स। तो अब क्या होने वाला है, आपका प्रोटीन नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली जो आपका वही बात, माइकोबैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और नए माइकोबैक्टीरिया को बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा बॉडी में तो माइकोबैक्टीरिया खत्म हो गया, है ना, लेप्रोसी ट्रीट हो गई। नेक्स्ट आता है आपका ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन भी आपने ड्रग पढ़ी हुई है। ये कौन सी ड्रग है, आपकी फ्लूरोक्विनोलॉन्स कैटेगरी की ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये जो आपका जो बैक्टीरिया में जो डीएनए गायरेज है आपका, जो एक एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे मैं मेंशन तो कर दूं, है ना। ये क्या करती है, डीएनए गायरेज जो एंजाइम है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। इसको हम बोल सकते हैं ये टोपोआइसोमरेज की तरह होता है सेम। तो ये बेसिकली क्या करता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए के स्ट्रैंड खुलते हैं, तो क्या होता है ड्यूरिंग जो आपका अनवाइंडिंग ना, आपका डीएनए का पीछे वाला जो पोर्शन होता है उस पर बहुत ज्यादा क्या होती है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है। बताया था, सपोज ये आपका क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। तो ये डीएनए यहाँ से खुलेगा, इस तरीके से खुलेगा, तभी तो ये क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। इस डीएनए से नए डीएनए बन पाएंगे, है ना। इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए बनेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए बनेगा और ये दोनों डीएनए यहाँ से कट हो जाएंगे तो आपको फाइनली 2 डीएनए मिल जाएंगे, ठीक है। एक पेरेंट से 2 डीएनए मिल गए, डॉटर डीएनए। ये होता है ना रेप्लिकेशन में। अब होता क्या है, जब ये डीएनए खुल रहा था उस टाइम पे क्या होता है, जब ये यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम काम करता है, ये क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड कर रहा होता है। उस टाइम पे क्या होता है, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, जो बैक वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या हो जाती है, इस तरीके से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ उसे, इस तरीके से देखो, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है। रस्सी है, रोप है, उसे आप खोल रहे हो तो खोलते खोलते जो स्ट्रैंड है वो तो खुलता जा रहा है, लेकिन बैक वाला पोर्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हो गई है, उलझ गया है, ठीक है। वही सेम डीएनए में भी होता है। ऐसा डीएनए नॉन फंक्शनल होता है, आप इससे फर्दर आप रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, पूरा अनवाइंड होगा ही नहीं, ठीक है। कहीं पे उलझ गया, रस्सी कहीं पे उलझ गई तो आप क्या अनवाइंडिंग कर पाओगे, नहीं। तो इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसे हम डीएनए गायरेज या फिर टोपोआइसोमरेज भी बोलते हैं, वो स्पीसीज वेरिएशन होता है, बस इसे समझ लो। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ये एंजाइम ये क्या करेगा, इस स्ट्रैंड को एक जगह से कट करेगा, ये जो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हुई है ना, इसे कट करेगा और कट करने के बाद ये जो सुपर कॉइलिंग हुई है इसे ओपन करेगा और वापस से रीसील कर देगा। तो डीएनए में जो ये सुपर कॉइलिंग हुई है ये हट जाएगी। तो क्या होगा, देखो अब सुपर कॉइलिंग हट चुकी है,
क्योंकि एंजाइम ने अपना काम कर दिया है और डीएनए वापस से आपका क्या हो चुका है, फंक्शनल हो चुका है। अब आसानी से हेलिकेज पूरे डीएनए को ओपन कर सकता है और रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि एक डीएनए से आपको नए डीएनए मिलते रहेंगे। डिटेल में हम इसे फ्लोरोक्विनोलॉन्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप समझ गए ना डीएनए गायरेज का क्या काम है। इसका काम यही है कि अगर जब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में जो आपकी सुपर कॉइलिंग हो रही है, ये उसे हटाने की कोशिश करता है सुपर कॉइलिंग को हटाता है, सो दैट आपकी रेप्लिकेशन अच्छे से हो सके। अब क्या हुआ, देखो ओफ्लॉक्सासिन ने क्या किया, इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया। आपको लग रहा है ये प्रोसेस हो पाएगी, जो सुपर कॉइलिंग हुई थी वो हट पाएगी? नहीं हटेगी ना। तो इससे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। और आप जानते हो जब डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं हो रहा है, यानी कि डीएनए से नए डीएनए नहीं बन रहे हैं, तो क्या एक माइकोबैक्टीरिया से नए माइकोबैक्टीरिया बन पाएंगे? नहीं ना। तो इस तरीके से इस दवाई ने काम किया। ठीक है, तो ये 3 ड्रग है जो कि आपकी सिंगल पॉसिबिलिटी अगर लेप्रेसी किसी को है तो ये 3 ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जाती है, सिंगल डोज दी जाती है। तो तीनों के मैकेनिज्म समझ में आ गए। अब मैं बाद में इन्हें नहीं समझाऊंगी। ओके, चलिए, तो ये हुआ हमारा सिंगल पॉसिबिलिटी लेप्रेसी। इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं ये है क्या, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी पॉसिबिलिटी या ट्यूबरकुलोइड। हमने क्या बोला कि ये कौन सी लेप्रेसी है जिसमें लीजन्स कितने होते हैं, लेस देन 5। पूरे शरीर में आपको 5 से कम लीजन दिखाई दे रहे हैं तो वो केस बनता है पॉसिबिलिटी का या फिर ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी का। ठीक हो गया। अब इसको ट्रीट कैसे करोगे, देखो इसके लिए जो होता है ना आपका, सबसे पहली बात ध्यान में रखना, इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है, 6 मंथ्स थेरेपी चलती है। अब 6 मंथ थेरेपी में होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है आपका, हर महीने के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, 1 महीने का बताऊंगी और फिर आपको 6 महीने उसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो होता क्या है, फर्स्ट डे में जब आपके पास हॉस्पिटल में सपोज आपका पेशेंट आया तो पहले दिन आपने क्या करना है, उसे डेप्सोन देना है। ये मेडिसिन का नाम है। ठीक है, फर्स्ट क्या करोगे आप, डेप्सोन दोगे और डेप्सोन के साथ कॉम्बिनेशन में आपने क्या देना है, रिफैम्पिन देनी है। ये 2 ड्रग है जो आप क्या करोगे, पहले दिन में दोगे पेशेंट को, जब वो सेटिंग में आएगा तो आपको ये देना है। तो अब क्या होने वाला है, देखो डेप्सोन कितनी दी जाती है, इसका डोज याद रखना, 100 mg डेप्सोन दी जाती है। रिफैम्पिन की डोज क्या है आपकी, 600 mg आपकी दी जाएगी। ये पहले दिन की बात हो रही है बेटा। और ये जो डोज दी जाती है ना, ये मेडिकल सुपरविजन में दी जाती है, यानी कि आप हॉस्पिटल में आओ, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये पहले दिन की डोज देगा। बाकी की जो डोज होगी, ये टोटल आपका जो ट्रीटमेंट होता है लगभग 28 दिन का मान के चलते हैं इसे। तो जो पहले दिन की डोज होती है वो हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर देता है, जिसमें आपको डेप्सोन दी जाती है 100 mg, साथ में रिफैम्पिन दी जाती है 600 mg, ये आपको मिल गई। उसके बाद क्या होता है, अब बचे दिन जो आपका सेकेंड डे से लेके 28 डेज का जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, जो मेडिसिन होती है देखो वो 28 डे के हिसाब से ही मंथ कैलकुलेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे 28वां दिन आएगा, आपने दवाई ली, नेक्स्ट डे आप चली जाइए हॉस्पिटल, फिर आपको फर्स्ट डोज मिल जाएगी अगले महीने की। ठीक है, तो अब इन दिनों में क्या होने वाला है, इन दिनों में पेशेंट केवल कौन सी मेडिसिन लेगा, डेप्सोन लेगा 100 mg, और इसके लिए कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। पहले दिन की डोज देने के बाद आपको स्ट्रिप दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि डेली आपको क्या करना है, डेप्सोन की ये 1 टैबलेट लेनी है। सिंपल है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है। अब 28 दिन आपने ये ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो डे होगा उसमें हॉस्पिटल जाइए, वापस से आपको ये डेप्सोन और रिफैम्पिन दी जाएगी पहले दिन मानते हुए, फिर आपको अगले आने वाले 27 दिनों की मेडिसिन मिल जाएगी डेप्सोन। इस तरीके से करते करते ये ट्रीटमेंट कितना चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म। रिफैम्पिन का मैकेनिज्म मैं पहले बता चुकी हूं अभी आपको। अब डेप्सोन की बात कर लेते हैं। देखो डेप्सोन सिंपली जैसे सल्फोनामाइड्स काम करते हैं ना, वैसे ही ये काम करते हैं। ये बेसिकली पाबा एनालॉग है। ठीक है, चलिए मैं इसके मैकेनिज्म को आपको समझा देती हूँ, या एक काम करते हैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि डेप्सोन कॉमन है, दोनों की ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो मैकेनिज्म में इसका लास्ट में कवर करती हूँ। तो ट्रीटमेंट तो समझ में आ गया कैसे देना है। ठीक है, तो पहली डोज मेडिकल सुपरविजन, खुद हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको देगा। नेक्स्ट जो डोज जो आपका है 2 से 28 दिन का टाइम, वो आपको खुद से वो डोज लेनी है डेप्सोन की। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट दी मल्टीबेसिलरी। अगर मल्टीबेसिलरी आपको लेप्रेसी है किसी को, तो यहाँ पे जो आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मोर देन 5 लीजन,
पड़ा हुआ है ना कि लीजन क्या होंगे, आपके 5 से ज्यादा लीजन होंगे, बॉडी में नोड्यूल फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, ये आपका क्या है। और हाँ, एक और बात, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, जो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी होती है इसमें जो आपको लीजन्स दिखाई देते हैं वो हाइपोपिगमेंटेड होते हैं, यानी कि आपके स्किन का कलर लाइट हो जाता है। बट इन दिस केस मल्टीवेसिलरी के केस में आपका स्किन कलर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आपका डार्क हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेड आपको लीजन्स दिखाई देंगे। ये भी दोनों में एक वेरिएशन है जो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मल्टीवेसिलरी के केस में क्या होता है, देखो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है कितना चलता है आपका, 12 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि ज्यादा इन्फेक्शियस है, मैंने बताया था। बेस्ट जो आपका बैक्टीरियल लोड बहुत ज्यादा है तो उसे खत्म करने में भी टाइम लगेगा। 12 महीने का ट्रीटमेंट है। इसमें भी आपका क्या होगा, फर्स्ट डे जो होगा, आप हॉस्पिटल गए तो पहले दिन आपको क्या दिया जाएगा, डेप्सोन दी जाएगी, सेम जैसे दी जा रही थी, प्लस रिफैम्पिन भी आपको दी जाएगी। लेकिन क्योंकि ये केस सीवियर केस है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए ट्रीटमेंट चलना है, नंबर ऑफ बेसिलाई ज्यादा है, तो यहाँ पे एक और ड्रग ऐड हो जाती है जिसका नाम है क्लोफाजिमीन। क्लोफाजिमीन वैसे एक ये डाई है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी भी है, अभी मैं इसका बताऊंगी आपको मैकेनिज्म भी। तो ये ड्रग है जो एक्स्ट्रा आपकी मल्टीवेसिलरी लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में ऐड कर दी जाती है, जिसका नाम है क्लोफाजिमीन। अब इसकी डोजिंग देख लेते हैं हम, क्या डोज इसकी रहेगी। तो चलिए, डेप्सोन, अभी यहाँ पे भी डेप्सोन आपकी 100 mg ही जाएगी, ठीक है। क्लोफाजिमीन आपकी 300 mg रहती है, ठीक है। और रिफैम्पिन सेम जैसे पहले थी वैसे ही आपकी यहाँ पे भी दी जाएगी, कितनी थी, 600 mg, ठीक। तो क्या वेरिएशन आया, केवल क्लोफाजिमीन ऐड हो गई, कितनी ऐड हुई, 300 mg, ये पहले दिन की डोज है बेटा। और अभी भी यहाँ पे भी वही बात रहेगी कि पहले दिन की जो मेडिसिन है वो कौन देगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर देगा। अब इसके बाद के जो दिन है, ठीक है, बाद के दिन मतलब महीने के बचे हुए दिन, यानी कि 2 से लेके 28 जो दिन होगा, ठीक है, सेकेंड डे से लेके 28 डे तक आपका जो भी आपकी मेडिसिन है वो पर्सन खुद से ले सकता है। आपको बता दिया जाएगा ये 2 मेडिसिन आपको लेनी है। जैसे यहाँ पे तो एक ही मेडिसिन लेनी थी ना, डेप्सोन, बाकी के बचे दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको 2 मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी है, देखो डेप्सोन सेम जो पहले ले रहे थे, डेप्सोन तो आप लोगे ही 100 mg, और साथ साथ कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे क्लोफाजिमीन भी लेनी पड़ेगी बाकी के बचे दिन। तो यहाँ पे 2 ड्रग आपको लेनी पड़ती है सेकेंड डे से 28 डे तक भी, लेकिन यहाँ पे क्लोफाजिमीन की लो डोज दी जाएगी, कितनी, 50 mg। अगेन ये जो ड्रग है इसके लिए किसी मेडिकल सुपरविजन की जरूरत नहीं है, पहले दिन की डोजिंग आपको दे दी गई है, 3 ड्रग आपको दे चुके हैं हॉस्पिटल में ही। अब बाकी के बचे दिन आपको ये दोनों मेडिसिन लेनी है, ठीक है। और जैसे ही 28 डे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे आप जाएंगे हॉस्पिटल, वापस से आपको ये डोज दे दी जाएगी पहले दिन की, फिर आप 28 डे तक ये मेडिसिन खुद से लेंगे। ऐसा आपका कब तक करना है, आपको 12 मंथ तक करना है। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है किसका, आपका मल्टीवेसिलरी लेप्रोसी का। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो 2 ड्रग हैं जो आपको मैकेनिज्म जिसके समझने हैं। रिफैम्पिन तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए से एमआरएनए के बनने के लिए। और अगर वो नहीं बन रहा है तो कैसे आपका प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो यानी कि बैक्टीरिया खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मैकेनिज्म हमने देखने हैं 2 ड्रग के, एक डेप्सोन का समझना है, एक क्लोफाजिमीन का समझना है, ठीक है। तो फटाफट से इन दोनों के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। देखो डेप्सोन में अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो डेप्सोन ड्रग है ये आपकी ऑब्वियसली आप देख रहे हो ना, पॉलीवेसिलरी में भी यूज हो रही है और मल्टीवेसिलरी के ट्रीटमेंट में भी यूज हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, ठीक है, डेप्सोन। तो ये क्या है, आपकी सल्फोनामाइड, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सेम उसी की तरह इसका मैकेनिज्म भी होता है। तो देखिए कैसे काम करती है ये। देखो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर हमारी ये मशीनरी होती है फोलिक एसिड को बनाने की, ठीक है। हमारी जो सेल्स होती हैं फोलिक एसिड नहीं बना पाती हैं, जो मैं फोलिक एसिड वाले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हमें तो डाइट के थ्रू फोलिक एसिड लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो ये माइकोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर फोलिक एसिड बनता है, ठीक है। और फोलिक एसिड आपको पता है कि डीएनए बनाने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये जो फोलिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर बनता है वो कैसे बनता है, पहले इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। बैक्टीरिया के अंदर या फिर माइकोबैक्टीरिया, क्योंकि हम लेप्रोसी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है आपका पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। 1 मिनट। पाबा जो है ये क्या करता है आपका,
यस, ये जो पाबा है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये किसके साथ कंबाइंड होता है, हमारा टेरिडीन के साथ कंबाइंड होता है। ये बैक्टीरिया के अंदर चल रहा है, माइकोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। टेरिडीन के साथ कंबाइंड होके क्या बनाता है आपका डाइहाइड्रो टेरोइक एसिड, ठीक है। अब ये बन गया डाइहाइड्रो टेरोइक एसिड। अब डाइहाइड्रो टेरोइक एसिड किसके साथ मिलता है, ग्लूटामेट के साथ मिलता है, ग्लूटामिक एसिड के साथ, ग्लूटामिक एसिड, और क्या बना देता है आपका डाइहाइड्रो फोलिक एसिड, ठीक है। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बना। अब क्या होता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका एंजाइम वर्क करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, DHFR जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं ज्यादा मेंशन नहीं कर रही हूँ ना। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड क्या करता है, अपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसी की एक्टिव फॉर्म होती है आपकी बेसिकली। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की बहुत सारी फॉर्म होती है, उसी में से मैंने बहुत सारी फॉर्म्स आपको बताई हुई हैं। चलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे, अगर आपको वो लेक्चर आपको ये समझना है ना कन्वर्जन, तो आप क्या कर सकते हो, फोलिक एसिड वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। हिमेटोनिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो जनरली होता क्या है, जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है ना, टेट्राहाइड्रोफोलिक, ये क्या करता है आपका, ये रेस्पॉन्सिबल होता है थाइमिडाइलेट, थाइमिडाइलेट सिंथेसिस के लिए ये जरूरी होता है। और थाइमिडाइलेट, अगर आपको थाइमिडाइलेट सिंथेसिस भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्टिव फॉर्म ऑफ थाइमिडाइलेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या होता है, थाइमिडाइलेट अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और थाइमिडाइलेट, अगर आपको ध्यान हो, हमारे डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं, पढ़ा है। जो एडेनिन है, प्यूरिन बेस पेयर है, वो किसके साथ कंबाइन होता है, थायमीन के साथ, जो कि क्या है, पायरिमिडीन बेस पेयर है, और ये वही थायमीन है। ये थाइमिडाइलेट जो है थायमीन की ही फॉर्म है। तो आप खुद सोचिए, ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड थाइमिडाइलेट बना रहा है, और थाइमिडाइलेट डीएनए फॉर्मेशन के लिए कितना जरूरी है या नहीं है। डीएनए फॉर्मेशन में, यानी कि जो ये बनता है डीएनए, इसके लिए प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों बेस पेयर्स जरूरी हैं। और पायरिमिडीन बेस पेयर जो कि थायमीन है, वो आपका कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, ये पूरी प्रोसेस किससे हो रही है, स्टार्ट पाबा टेरिडीन से, पूरा हमने देख लिया है। तो डीएनए फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए क्या है, ये जरूरी है, ये प्रोसेस का होना जरूरी है, फोलिक एसिड का बनना जरूरी है ना। तो अब होता क्या है, देखो अब प्रोसेस ये तो समझ में आ गई भाई कि डीएनए फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। और भी होती है, प्यूरिन बेस पेयर भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझिए आप, ठीक है। तो होता क्या है, ये डेप्सोन क्या है आपका, पाबा एनालॉग है। पाबा एनालॉग मतलब ये डेप्सोन क्या करता है, जब आप डेप्सोन देते हो इंसान को, तो ये माइकोबैक्टीरिया के अंदर जाएगा और पाबा की जगह खुद जाके बैठ जाएगा, पाबा को डिस्प्लेस कर देगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये पाबा एनालॉग है, स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर होता है। तो पाबा की जगह खुद बैठ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, पाबा और टेरिडीन के मिलने से जो डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बनता था और फाइनली डीएनए फॉर्मेशन होती थी, क्योंकि थायमीन बनता था, तो क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि डेप्सोन ने पाबा की जगह ले ली है। तो ये प्रोसेस होगी ही नहीं माइकोबैक्टीरिया के अंदर, थायमीन बनेगा ही नहीं। तो डीएनए क्या बनेगा, माइकोबैक्टीरिया का जो डीएनए है वो बनेगा, वो फंक्शनल होगा, नहीं होगा ना, तो क्या होगा, आपका माइकोबैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये आपका क्या है, डेप्सोन का मैकेनिज्म है। और ध्यान में रखिएगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, अगर किसी भी तरीके से पाबा का लेवल ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये डेप्सोन को हटा देगा, खुद अपना क्या करेगा, आपका थायमीन बनाने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका डेप्सोन का मैकेनिज्म है कि ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है ऑफ पाबा। तो ये पाबा को डिस्प्लेस करके इस पूरी रिएक्शन को रोक देगा, फाइनली थायमीन बनेगा ही नहीं और डीएनए फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा ना। डेप्सोन के साथ देखो प्रॉब्लम भी है। डेप्सोन की वजह से क्या होती है आपकी, जिसका एडवर्स इफेक्ट है वो है लेप्रा रिएक्शन, ठीक है, लेप्रा रिएक्शन। लेप्रा रिएक्शन क्या है, ये बेसिकली क्या हो रहा है आपका, इसकी वजह से जो आपका डेप्सोन है ये क्या करता है, आपका
एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टीवन जेंसन सिंड्रोम, ठीक है। स्टीवन जेंसन सिंड्रोम जो कि आपका सल्फोनामाइड की वजह से भी होता है, वो सेम इसके साथ भी है, डेप्सोन के साथ भी प्रॉब्लम। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें इंसान को क्या होती है, एलर्जिक जो रिएक्शन में जो भी फीचर्स आते हैं वो इन सब देखने को हमें मिलते हैं, जैसे फीवर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो सब चीजें इसमें होंगी जिसे हम लेप्रा रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये डेप्सोन के साथ होती है। ये डेप्सोन की एक क्या बोल सकते हो आप, एक नेगेटिव आपका पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना है। अभी हम देखेंगे हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये, और साथ ही साथ जैसे सल्फोनामाइड हमने देखा था कि जिन भी इंडिविजुअल में G6PD एंजाइम नहीं होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो G6PD जो एंजाइम है जिसको बोलते हैं आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, अगर जिन लोगों में ये एंजाइम नहीं होता है तो उन लोगों में ये मेडिसिन अगर आप दे रहे हो तो क्या हो सकता है, आपका हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है, यानी कि ऐसे लोगों में आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगता है। एक्चुअली ये एंजाइम क्या करता है, जो हमारा G6PD एंजाइम है, G6PD एंजाइम ये क्या करता है, ये हमारी आरबीसीज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किसी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल से बचा के रखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीन में वो आपका, आप ये बोल सकते हो उनके जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये एंजाइम बनता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों में अगर आप डेप्सोन देते हो या फिर सल्फोनामाइड देते हो तो ऐसे लोगों में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स है आरबीसी को अफेक्ट करती है और G6PD एंजाइम क्योंकि उन लोगों में नहीं है तो आरबीसी प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, सिंपल सी बात है। तो इसकी वजह से जो आपको एक और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या है, हीमोलाइटिक अनीमिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट डेप्सोन। नेक्स्ट जो ड्रग मैंने आपको बताई थी वो थी क्लोफाजीमीन, जिसका हमने मैकेनिज्म थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे ही मैं इसे मेंशन कर रही हूँ, क्लोफाजीमीन। ये देखो, ये क्या है, आपकी एक डाई है, ध्यान में रखिएगा ये डाई है। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी भी क्लियर नहीं है कि ये एग्जैक्टली कैसे हमारी हेल्प कर रही है, बट हाँ ये जो डाई है वो क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी डाई है, ध्यान रखिएगा। और एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से जो डेप्सोन की वजह से लेप्रा रिएक्शन हो रही है, जो ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बॉडी में हो रही है, ये उसे क्या करती है, सबसाइड करने का काम करती है। इसीलिए मल्टीबेसिलरी में ये कॉम्बिनेशन में दी गई, जिससे ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लोफाजीमीन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाई है, ये तो समझ में आ गया। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके लिए आपकी थ्योरी पोस्टुलेट है वो हम बता सकते हैं कि ये डीएनए टेम्पलेट का जो फंक्शन है ये भी डीएनए टेम्पलेट फंक्शन को ही अफेक्ट करती है, बट एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये कैसे करती है, ठीक हो गया। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद आता है कि ये आपका इसके क्या एरिया हो सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो स्किन है, आपके जो हेयर है, आपके बॉडी का जो सिक्रीशन है, उन सब का डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपके हेयर जो हैं वो ग्रे हो जाएंगे, तो इस टाइप के आपको स्किन है, स्किन का भी कलर आपका क्या होगा, आपका लाइट पड़ जाएगा। तो ऐसा डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा जब आप क्लोफाजीमीन ले रहे हैं, ये उसका एडवर्स इफेक्ट है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, आपका जो आपकी कंजक्टिवा है आई की, उसमें भी पिगमेंटेशन होने लगता है। तो ये ड्रग इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो पहला पॉसिबिसिलरी है उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो एडवर्स इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा आप के अच्छे इफेक्ट नहीं है, यानी कि आप इनको अवॉइड ही करना चाहेंगे। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीबेसिलरी, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चलना है, डेप्सोन ज़्यादा टाइम तक दोगे तो लेप्रा रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है और हमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट चाहिए, तो इसलिए हमने क्लोफाजीमीन को इंक्लूड किया हुआ है इन ड्रग रेजिमेन, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी, जिसमें हमने पॉसिबेसिलरी का ट्रीटमेंट देखा, सिंगल पॉसिबेसिलरी लेप्रेसी का ट्रीटमेंट देखा, और साथ ही साथ हमने मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी का भी ट्रीटमेंट देखा। हमने देखा कि कैसे हम ट्रीटमेंट हमारा ट्रीटमेंट वेरी करता है इन केसेस में, ठीक है। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आए होंगे, इनका क्यों हम दे रहे हैं कॉम्बिनेशन में ये भी समझ में आया होगा, और इनके मैकेनिज्म भी आप साथ के साथ समझ चुके होंगे, साथ ही साथ एडवर्स रिएक्शन भी आप समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीमोथेरेपी के दूसरे किसी लेक्चर को हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।